नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्य में आपका स्वागत है। शाम के अखबार चयनित अखबारों से हम इस कार्यक्रम को बनाते हैं जो बहुत ही चुनिंदा खबरों के साथ आपके लिए लाया जाता है। इस कार्यक्रम को बहुत सारी खबरें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं, शहर की खबरें भी हम आपको बताएंगे। आज 12 जून है, शहर में उमस है, पर माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में प्री मानसून की बारिश हो सकती है, पर उमस बहुत ज़्यादा है, घबराहट है लोगों में। अब लोगों को घबराहट होने लगी है। शहर में पक्षी भी, चिड़िया पक्षी जो भी हैं वो भी अब झाड़ों के नीचे कहीं ना कहीं दिखने लगे हैं मरे हुए। ये आज हमने भी देखा, इसलिए मैंने देखने के बाद आपसे ये बात कर रहा हूँ मैं। तो गर्मी से अब घबराहट होने लगी है, जानवरों को भी, पक्षियों को भी होने लगी। हम उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर, मीनाक्षी नटराजन का जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारे मामलों के लिए आपको चुनाव आयोग में ही जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये हो गया है कि किसी ज़माने में चुनाव आयोग इतनी ताकतवर संवैधानिक संस्था होती थी, जब टी.एन. शेषन जैसे लोग चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, कि राजनेताओं की हिम्मत नहीं होती थी कि वे किसी भी तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण अगर गलत है तो पीछे खसक जाते थे। ये खौफ हुआ करता था। अब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था होने के बाद भी लोगों का विश्वास टूटने लगा है। सुनवाई होना नहीं होना अलग बात है, निर्णय होना और नहीं होना अलग बात। हम खबरें शुरू करते हैं, उस पर अब बाद में बात करेंगे, पर हम आज अग्निबाण की खबरों शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण शाम के अखबारों में, लोकप्रिय अखबारों में आते हैं सारे अखबार जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। खबर जो है, बाकी सब सामान्य खबरें। आज ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का तीसरा दिन है। कल जो है कृषि मंत्रियों द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इंदौर इसे जो है, इसका नाम अलग से दिया जा रहेगा और इंदौर पेपर्स के नाम से रहेगा ये। आज शिवराज सिंह चौहान भी कल आए थे। उन्होंने तमाम जो 20 देशों के, ब्रिक्स देशों के अतिथि और मंत्री आए हुए हैं, विदेश मंत्री वगैरह, कृषि मंत्री, उन सबको खाना भी खिलाया था और उनका स्वागत भी किया था। रात देर रात तक कार्यक्रम चला है। आज शायद सारे लोग मांडो भी जाने वाले हैं, पर ब्रिक्स देशों का आज जो सम्मेलन है उसमें कृषि को लेकर एक कोई निर्धारित नीति पर निर्णय होने की स्थिति है और वो पत्र शाम को जो पेपर से वो जारी होगा। क्या सर? जी बिल्कुल, इंदौर में हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन, तो इंदौर में जो है, इंदौर का नाम से पेपर जारी जरूर किया जाएगा और इसको लेकर 20 देशों से जो कृषि मंत्री इंदौर आए हुए हैं, 9 तारीख से जो लेकर जो मंथन चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। कल जो है महज औपचारिकता वाला दिन है। कल सुबह जो है इंदौर का घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। मतलब कृषि को कैसे लाभ का धंधा बनाया जाए, कृषि को में खासकर उन किसानों की चिंता की गई जो छोटे हैं, जिनके पास कम ज़मीनें हैं, उनकी चिंता की गई है। उनकी ज़मीनों में कितनी ज़्यादा फसलें ले सकते हैं, कैसे लाभ का धंधा भी कर सकते हैं, इसको लेकर सबने अपने अपनी राय रखी है। और इस ब्रिक्स देशों के सम्मेलन, आपको बता दूं, वे देश आए हैं जहां पर दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी के लोग रहते हैंगे और ये जो कृषि पर ही आधारित हैंगे। हमारे हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देशों में गिना जाता है। ऐसे ही ब्रिक्स सम्मेलन में जो देश शामिल हुए हैं जो कृषि को महत्व देते हैंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ तो वे कम है, कृषि पर आधारित हैंगे, इन देशों के लोग आए हैं, इस शहर को घूम रहे हैं। आज जो है दोपहर तक मंथन होने के बाद में वे मांडू की तरफ निकल गए हैं, मांडू घूमने गए हैंगे, पुरातत्व चीज़ों को देख रहे हैं। और मांडू, मुझे लगता है, हालांकि इतनी गर्मी का मौसम है, अभी मांडू की वादियों में वो रंगत तो नहीं है, पर इंदौर कोई आया है तो उसके आसपास के शहरों में उसे ले जा सकता है। वहाँ उन्हें महाकाल दर्शन या ओंकारेश्वर दर्शन करने तो वे जाने से रहे, तो उन्हें मांडू दर्शन कराने ले जा रहे हैं। वैसे भी रात तक पहुँचेंगे, मौसम ठंडा हो चुका रहेगा कुछ हद तक, और कल सवेरे जब वो निकलना चालू करेंगे तो शायद 7-8 बजे तक देख लेंगे। अब हम एक और खबर बात कर लेते हैं। अग्निबाण की 2 दिन में 2 डिग्री पारा गिरा है। हालांकि पारा गिरे या कम हो, जून महीने में तापमान ने अपना नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 40 डिग्री और 41 डिग्री के लगभग बने हुए तापमान के कारण माना जा रहा है कि जून महीने में इतना तापमान कभी नहीं गया। 37-38 के लगभग रहता था, पर 40 डिग्री के लगभग पहुंचने का भी एक रिकॉर्ड नया कायम हो चुका है। उम्मीद है 1-2 दिन में, आज शाम तक तो बारिश होने की उम्मीद की जा रही है, पर संभावना कम है। क्या साहब? जी बिल्कुल, लोकल जो सिस्टम बना हो उसको लेकर मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आज बारिश गिर सकती है। कि बादल आज सुबह जो देखा जाए, अगर दिन की जब शुरुआत हुई थी बादलों के साथ हुई थी, मतलब सूरज को जो है, देवता को बाहर निकलने में बादलों से जूझना पड़ा था, पर बारिश हो नहीं पाई। शाम तक उम्मीद है कि जब सूरज देवता के तेवर जो है नरम पड़ जाएंगे, तब बारिश जो है, बादल अपना काम दिखा जाएंगे। उम्मीद की जा सकती है। 2 डिग्री तापमान जो है कम दिखाई दे रहा है, पर उमस भरी गर्मी ने बेचैन कर रखा है। और ये जो गर्मी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो तेज़ गर्मी पिछले महीने जो हमने देखी थी उसके मुकाबले उमस वाली गर्मी ज़्यादा तकलीफ दे रही है, ज़्यादा परेशान कर रही है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर की 1-2 खबरें जिस पर हम बात करेंगे और अच्छी खबरें हैं ये भी। एक तो 50 करोड़ के मास्टर प्लान की सड़कों के लिए 50 कंसल्टेंट नियुक्त किए जा रहे हैं, जो हर सड़क पर नियंत्रण नज़र रखेंगे, कैसा क्या होना और क्या नहीं होना है।
आज कमिश्नर निगम आयुक्त तो जो है खुद भी घूमे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जहां तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है या जहां तोड़फोड़ पूरी हो चुकी है उन सब जगह पे मलबा हटाने के आदेश दिए थे। 50 हेक्टेयर मलबा उस समय तक हट चुका जब तक खबर लिखी जा रही थी। तमाम रोडों पर जहाँ जहाँ भी ये स्थिति आ रही है उसको लेकर कमिश्नर ने खुद दौरा किया है और सख्त निर्देश दिए, काम की स्पीड बढ़ाने को भी कहा है, क्योंकि ये चिंता हमारी नहीं है, सभी लोगों की चिंता है। जिनके मकान टूटे उनकी भी चिंता ये है कि अगर 2-4 दिन में बारिश हो गई कस के तो सारा मामला बिखर जाएगा, रोड वोड बनना तो बहुत बात की बात है, जीना भी मुहाल हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम की स्पीड नहीं, काम की स्पीड बहुत धीमी बनी हुई है और ये नाराज़गी कमिश्नर की भी है। क्या साहब? जी बिल्कुल, 23 मास्टर प्लान की जो 23 सड़कें इस शहर में बननी है उसमें से 8 से 10 सड़कों का काम शुरू हो गया। 2 तो हालांकि आपको बता 2 तो अभी रिसेंटली में ही है जिन पर तोड़फोड़ हुई है। छावनी की सड़क की बात कर लें या लक्ष्मी प्रतिभा से लेकर जो है जिनसी चौराहे तक की सड़क की बात कर लें, यहाँ तोड़फोड़ होने के बाद में मलबा तेज़ी से उठाया जा रहा है। वजह पता है कि बारिश अगर शुरू हो गई तो मलबा उठाना मुश्किल हो जाएगा, और मलबा उठाना मुश्किल हो गया तो वहाँ के लोगों का रहवासियों को बड़ी परेशानी होनी हैगी। और वैसे भी मास्टर प्लान की जितनी भी सड़कें हैं उनका काम खोलने से पहले नगर निगम को आप सोचना होगा, क्योंकि बारिश अब दरवाजे पर खड़ी है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। इसलिए वही सड़कें खोले जो शहर के लोगों के लिए दुविधा ना बने। बात कर रहे हैं कंसल्टेंट की, तो मास्टर प्लान की सड़कें पर पहले भी कंसल्टेंट नियुक्त हैं, पर जो सड़कें 50 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनाई जा रही उनके लिए अलग से कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। पर बस उम्मीद यही की जा सकती है नगर निगम इन कंसल्टेंटों को जो मोटी फीस दे रहा है उसके बदले इनसे इनके काम का अनुभव लिया जाए और ये कम से कम फील्ड पर जाएं और सड़क जहाँ जहाँ बन रही है उसमें जो जो खामियां हैं वो मौके पर सुधराते रहें, ताकि भविष्य में हमें ये सोचने में मजबूर ना होना पड़े कि सड़क वहाँ से उखड़ गई, सड़क वहाँ से दरार पड़ गई, सड़क में खामियाँ रह गई। सही बात है, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा कंसल्टेंट अगर आपने नियुक्त किया है तो उससे बाकायदा और इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। हर 7 दिन के अंदर कंसल्टेंट से बैठ के समीक्षा होनी चाहिए, ताकि आपको जानकारी मिलती रही कि कौन सी सड़क पे क्या त्रुटियां पाई गई और क्या त्रुटियां ठीक की गई हैं, होना चाहिए। एक और खबर पर हम बात कर ले रहे हैं, अगले साल आकार लेगा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन। इसको लेकर लगभग तैयारी होगी, जनवरी-फरवरी से काम शुरू किया जाएगा। गाँव का क्षेत्रफल भी निर्धारित है। इंदौर जिला पूर्ण रूप से जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ गया। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो शाहजहाँपुर का जो है ये दूसरा बड़ा इलाका होगा जिसके ग्रामीण गाँव जो है सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि अगले साल से इसके काम को रफ्तार दी जाएगी, क्योंकि तीसरा साल खत्म हो जाएगा और चौथा साल चुनाव का भी शुरू हो जाएगा। तो लगभग 1 साल में सिंहस्थ, मेट्रोपॉलिटन, ये सारे काम ज़मीन पर कितने दिखते हैं ये तो वक्त बताएगा, पर कागजों में काम अभी बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेट्रोपॉलिटन की वजह से इंदौर का मास्टर प्लान भी लागू नहीं किया गया है। एक बार मेट्रोपॉलिटन लागू करने के बाद में मुझे लगता है मास्टर प्लान से फिर से मंथन होगा, फिर से उसको रिवाइज़ किया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा किस हिस्से को मास्टर प्लान में रखना है, किस हिस्से को छोड़ना है। और चूँकि जैसे आपने बात की है सीएस की बात की है, तो मैं आपको बता दूं इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले सीएस भी होने वाला है। सीएस की बेहतर तैयारी दिख रही हैगी, मेट्रोपॉलिटन कागज़ में दिख रहा हैगा, ज़मीन पे कब आएगा ये तो अगले साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कि कहा जा रहा है कि अगले साल से दिखने लगेगा, जब दिखने लगेगा जब उसकी बात की जाएगी, पर अभी कागजों पे दौड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है मेट्रोपॉलिटन के लिए, इंदौर रीजन के लिए, इंदौर उज्जैन रीजन के लिए। आप ये समझ लीजिए कि उस 200 करोड़ के से उससे जो कर्ज में डूबी हुई सरकार है, इस समय 5 लाख करोड़ के लगभग का कर्ज है सरकार पर, और सरकार को इसमें एक कदम भी अगर आगे बढ़ाना पड़ा तो बहुत बड़ी राशि आपको एक रीजन में लगेगी। और आप 3-4 रीजन की बात कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस इनिशियल स्टेज में ही आपको 1000 करोड़ रुपया लगेगा, जो इन कामों को रफ्तार देने के लिए तैयारी में लगेगा। सरकार ने उसका क्या प्रावधान किया इसका कागजों में कहीं कोई जिक्र नहीं है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, अन्यथा कागजों में ही ये योजना सिमट कर रह जाएगी। अब एक और बात कर लेते हैं, प्रभातखंड की बात कर रहे हैं। प्रभातखंड में खबर है आईडीए के मार्केट नगर निगम ने नहीं दी कोई सुविधा। आईडीए के मार्केट में नगर निगम ने नहीं दी कोई सुविधा। जहाँ जहाँ भी आईडीए ने मार्केट बने, मतलब जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती हैं। जो दूसरी सुविधाएं भी है वह भी आईडीए जहाँ मार्केट नगर निगम के मार्केट में भी नहीं है, पर आईडीए के मार्केट में तो और नहीं है। चाहे आप स्काउट कॉम्प्लेक्स पे देख लें, चाहे और भी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो सुविधाओं के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो कोई पानी की व्यवस्था और ना बाकी व्यवस्था है। क्या साहब? बिल्कुल सही बात है। इसकी 74 के दुकानदारों को आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है शौचालय के लिए, और ये बात उनकी की गई है। और इसके साथ में एक खबर जो इसके साथ में और बताई जा रही है कि शहर का साथ नहीं मिल रहा है, गांव निमित्रता निभा रहा है। आपको बता दूं कि परसों जो है भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर की इंदौर में एक रैली निकलने वाली, साइकिल रैली निकलने वाली आबोहवा को लेकर, पर वजह सिर्फ ये है कि टेलर को
जो इतनी को साथ देने वाले जो युवा नहीं मिल पा रहे। इंदौर में मतलब बड़ा चौंकाने वाली बात हो रही है कि भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष इंदौर आ रहा है और शहर में कोई हलचल नहीं है। वजह सिर्फ बताई जा रही है कि नगर अध्यक्ष के जो दावेदार हैं उन सबके नाम, उनको कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं बची है कि उन्हें लग रहा है कि नाम पहले से तय हैगा। ऐसे में जिसका नाम तय है वो खर्चा करे, बाकी लोग क्यों दौड़ भाग करेंगे। गाँव की अगर बात कर ली जाए तो गाँव की में जो है मनोज ठाकुर की अगर बात की जा रही है, जो अभी मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं, दूसरी पारी में उनका नाम कहीं आता दिख नहीं रहा है और श्याम टेलर से दोस्ती निभाने के लिए वे जो है एक बड़ा मजमा जो है गांव में जमा रहेंगे। तो ये दो साइकिल रैली और पर्यावरण पर संवाद के बीच में जो कश्मकश लगी हुई है, तो शहर पर गांव अभी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वाह, आप ये समझ सकते हैं कि अब आजकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम नहीं चलते, दोस्ती चलती है। मतलब अगर मेरी आपसे दोस्ती है तो मैं गांव में चकाचक व्यवस्था आपकी कर दूंगा, और अगर नहीं है तो ठीक है, जिनका हो गया वो खुद करेंगे ना। ये हालत शहर में भी है कि शहर में भी लोग आजकल जो है अपने दोस्ती निभाते हैं पार्टी की बजाय। तो ये खबर थी। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें। पत्रिका में एक खबर है और ये बहुत ही जायज़, मतलब अच्छा एक एनालिसिस किया है, मानना पड़ेगा कि महंगाई, जो छात्र हैं जो बाहर से यहाँ इंदौर में आके पढ़ रहे हैं, इन छात्रों को बहुत बुरी मार पड़ रही है। इंदौर के जो छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं और वो उन्हें भी बहुत बुरा असर इसका पड़ रहा है। कारण ये कि गिरते रुपए ने सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। तो इंदौर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जो उन्होंने एनालिसिस दिया है बच्चों का, उन पर अतिरिक्त बोझ कितना आया, तो आपको बता देता हूँ मैं। 2026 में 5,000 रुपये लगते थे, अभी 2024 में 3,000 रुपये लगते थे खाने के, अब 5,000 रुपये लग रहे हैं, 2,000 की वृद्धि हो गई। आवास का किराया बढ़ गया, जो 6,000 था 9,500 हो गया, तो 3,500 रुपये वो लगने लग गया। परिवहन के 1,500 रुपये लगते थे, अब 3,000 रुपये लग रहे हैं, तो 1,500 रुपये ये बढ़ गए। स्टेशनरी पे भी 2,500 रुपये, मतलब 1,500 रुपये बढ़ जाएंगे। तो आप ये मानिए हर छात्र को जो है 8,500 रुपये महीने का अतिरिक्त बोझ आ गया है। जो छात्र, गरीब छात्र बाहर, मतलब आसपास के गाँव से आके यहाँ पढ़ रहे हैं, जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कठिनाई खड़ी हो गई है। इसीलिए छात्र, आपने देखा होगा रात को कि छोटा मोटा कुछ भी खा के अपना शाम रात का समय निकाल लेते हैं, भोजन एक टाइम कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र मेरे देखे हुए हैं। यही हालत जो विदेशों में पढ़ने गए, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में जो लोग पढ़ने गए छात्र, उनके परिवारों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि डॉलर 70 रुपये या 80 रुपये तक था, वो डॉलर अब 100 रुपये के लगभग पहुंच गया है। 100 रुपये में पहुंचने के कारण हर छात्र पर हर महीने कम से कम 20 से 25,000 रुपये का खर्च अतिरिक्त डॉलर रुपये गिरने से हो गया। बाकी सब खर्च अलग है। इससे बच्चों का तो खर्च, बच्चों का संघर्ष तो वहाँ है ही, इनके माँ बाप का संघर्ष भी बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि उनको उन बच्चों को पढ़ाना इतना कठिन हो गया है। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जो परिवार नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। बच्चे भी शायद इस बात को जीवन में समझेंगे कि माँ बाप ने कैसे पढ़ाया है उनको, वे ही जानेंगे। बहुत सारे बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं, उनका अपना संघर्ष होता है। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शिक्षा का आप कहे जाने वाले इंदौर की में शिक्षा भले ही महंगी नहीं हुई है, पर इंदौर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, महंगा हो गया है रहना। इंदौर में अगर रहने की, अभी जो महंगाई का दौर चला है, ईंधन की कीमतों की युद्ध की वजह से जो सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, उसके बाद में अगर आप नोटिस करेंगे तो इस शहर में रहना, खाना, परिवहन और स्टेशनरी, ये जो 4 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये चारों चीज़ें महंगी हो चुकी है। पहले जब 10 से 12,000 रुपये में महीना निकल जाता था, अब 20,000 रुपये लगने लगे हैं। मतलब आप सोचिए कि कितनी बढ़ोतरी हो गई है। स्टूडेंट लोगों को चिंता इस बात की है कि पैसे, महंगाई बढ़ रही है, उधर माता पिता परेशान है कि उन्हें पैसा बढ़ाकर भेजना पड़ रहा है। आपको तो शिक्षा के दाम भले ही नहीं बढ़े हैं, पर इंदौर शहर में सर्वाइव करना महंगा हो गया है। और इस वजह से जो काफ़ी स्टूडेंट को, मुझे लगता है आने वाले समय में उन्हें सोचना पड़ेगा कि इंदौर आकर पढ़ाई करें या ना करें। कई स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि दूर हो जाएंगे शिक्षा। सही बात है। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेते हैं। कुछ खबरें अच्छी जिस पर हम आपसे बात करेंगे। एक तो चांदी अब चांदी नहीं रही, मतलब जिस चांदी में चांदी हुआ करती थी लोगों की, वो चांदी अब चांदी नहीं रहेगी। जो जानकारी जारी की एक फर्म है जो ये जानकारी देती है, एडवाइजरी फर्म है, उसने ये जो बताया है कि चांदी कम से कम 1.5 लाख रुपए तक जाएगी। लगातार टूट रही है, 43% तक टूट चुकी है चांदी। मतलब बहुत तेज़ी से चांदी टूट रही है। और चांदी टूटने के कारण ये हो रहा है कि जो लोग चांदी के कारोबार से जुड़े हैं वे भी अब हाथ खींचने लगे, हर मामला नगद में निपटाने लगे। क्योंकि लगता है कि आज अपन ने ले लिया और कल को अगर शायद भाव और गिर गए तो ये सामान रखे ही 2 लाख का सामान घर में 1,80,000 रुपये का रह जाएगा। इसलिए बहुत तेज़ी से लोग इससे दूरी बना रहे हैं। आज शेयर बाजार में ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि उनका युद्ध खत्म हो गया है। अब वो अमेरिका समझौते की बिल्कुल कगार पे आ गया। हालांकि ईरान ने मना कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत अभी हमारी नहीं हुई, पर ट्रंप ने कह दिया। ट्रंप रोज़ सवेरे कुछ ना कोई बयान उल जलूल दे देते हैं और अध्याय समाप्त हो जाता है।
पर आज ट्रंप के इस बयान पे बाजार ने भरोसा किया और शेयर बाजार ऐसा जम के उछला, झमाझम बिल्कुल, 1000 अंक चंद मिनट में ही उछल कर ऊपर आ गया था। अब ये देखना पड़ेगा कल अगर उन्होंने कह दिया 4 बम फिर फोड़ दिए तो फिर हो सकता है बाजार ही वापस औंधे मुँह नीचे आ जाएगा। मीनाक्षी नटराजन का हमने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश के पूरे 60 विधायक, जो 63 विधायक हैं, 62-63 विधायक, वे सब आज पहुँचे हैं, दिल्ली पहुँच गए हैं और राष्ट्रपति से समय मांगा उन्होंने मिलने का, परेड करने के लिए, और जंतर मंतर में 11 बजे के लगभग प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी। और एक और जानकारी आपको बता दूँ, कॉकरोचों का एक दूसरा जो है आंदोलन का दूसरा चरण जो था वो पुणे में हुआ है। पुणे में जो विश्वविद्यालय का प्रांगण है वहाँ पर ऐतिहासिक रूप से कॉकरोच जुड़े हैं। वहाँ पर वाकई मतलब लोगों का मानना है कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ कॉकरोच जुड़े। और आपको याद होगा शायद कि वांगचुक, लद्दाख के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ पर एक नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है छात्रों के बीच, जिसे छात्रों ने पसंद किया है और उसके साथ वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहाँ पे भी आंदोलन में यही कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा एलन मस्क ने एक ही दिन में, एलन मस्क जो है अमेरिका के कारोबारी, और एलन मस्क ने, ये स्टरलिंक के भी मालिक है ये, एलन मस्क ने एक ही दिन में ऐसी ज़बरदस्त छलांग लगाई कि 274 अरब डॉलर के उछाल के साथ वो दुनिया के सबसे बड़े ट्रिलियनियर डॉलर अरबपति हो गए। मतलब अडानी और अंबानी भी बहुत पीछे चले गए। आप समझ लो कि दोनों के बीच इतना अंतर हो गया इंदौर में कि वो साकेत में उनका मकान हो गया, एलन मस्क का तो इनका कुलकुलरी भट्टे में हो गया है। आप समझ लो कि दोनों की हालत में इतना अंतर पैसों के मामले में आ गया। और एक और चेतावनी जारी की गई है अल नीनो को लेके, 200 जिलों में 200 शहरों को अलर्ट जारी कर दिया सूखे का। और इसके साथ ही नया एनालिसिस जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि 5 लाख करोड़ रुपए की फसलें इस बार जो है भारी पड़ने जा रही है। सरकार को अपनी नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन करना पड़ेंगे। ये मुफ्त अनाज और तमाम चीज़ें जो चल रही, योजनाएं जो चला रखी, इन पर तमाम पर ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि सरकार इतने खर्च उठाने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो ये वो खबरें हैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी, राष्ट्रीय स्तर की थी। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस लिंक को पहुंचाइए ताकि और बेहतर तरीके से बनाकर आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।